हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के एग्जाम के हेल्प के लिए एडवेट की तरफ से हम लोगों ने शुरू किया था रिवीजन सीरीज सोशल साइंस का। ऑलरेडी हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 और सिविक्स कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का बाकी का चैप्टर्स और इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का जो सेकंड सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बारे में। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने क्या सीखा था? नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का डेवलप हुआ था उसके बारे में। तो यहाँ पे हम इंडिया में कैसे नेशनलिज्म ग्रो हुआ उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ था? द एंटी कॉलोनियल कनेक्शन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमको तो मालूम ही है, हम लोगों को ब्रिटिश ने रूल किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश का जो रूल था उसी से, उसके खिलाफ जो आवाज उठाया था हमारे पूर्वजों ने, उसी से क्या डेवलप हुआ? मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ब्रिटिश के खिलाफ जब से आवाज उठाना सीखा था इंडियन लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारत में जो मूवमेंट शुरू हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, उसी से क्या डेवलप हुआ है? मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो एक शेयर्ड बॉन्ड क्या है? द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड shared bond that tied different groups together in their struggle for unity. The sense of being oppressed under colonialism. तो ब्रिटिश ने, ये जो ब्रिटिश है, इसने फार्मर्स को टॉर्चर दिया था, इसने जो एलिट क्लासेस है उन लोगों को टॉर्चर दिया था, इसने जो हमारा प्रिंसली स्टेट्स का जो रूलर थे उन लोगों को टॉर्चर दिया था। तो ब्रिटिश के खिलाफ सब लोग यूनाइटेड हो गए और ब्रिटिश के खिलाफ सबने आवाज उठाया। ठीक है, तो सबके बीच में क्या डेवलप हुआ? एक सेंस ऑफ यूनिटी सबके बीच में डेवलप हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश ने सबको ऑप्रेस किया था, सबको दबाया था। तो सब लोगों ने मिल करके एक शेयर्ड बॉन्ड कनेक्ट करके स्ट्रगल शुरू किया था, स्ट्रगल फॉर यूनिटी, और ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया था। National consciousness, new symbols, icons, songs and ideas forced new links and redefined the boundaries of communities. तो उसी समय क्या हुआ? नया सिंबल्स आना, नया नया सिंबल्स आया, आइकॉन्स आया, नए नए सॉन्ग्स लिखे गए। तो ये सब उसी समय शुरू हुआ था। उसके बाद हम क्या सीखेंगे? गांधीयन लीडरशिप के बारे में। तो महात्मा गांधी हमारे जो फादर ऑफ नेशन है, उनको तो हम जानते ही हैं। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी अटेम्प्टेड टू फोर्स दिस डाइवर्स ग्रुप्स इनटू वन यूनिफाइड मूवमेंट, दो नॉट विदाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो कांग्रेस और गांधी जी ने मिलकर सबको एक साथ लाने में कोशिश किए थे। ठीक है, हाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फिर भी एक यूनिफाइड मूवमेंट शुरू हुआ था अंदर कांग्रेस एंड बापू महात्मा गांधी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। तो अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन ही चल रहा है हर जगह, आप लोगों को तो मालूम ही है मिडिल ईस्ट में कैसे वॉर चल रहा है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 में, तो तब हमारा क्या हुआ था? इकोनॉमिक स्ट्रेन। द वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर वन में डिफेंस में बहुत खर्चा हो गया ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश के मतलब इकोनॉमी डाउन हो गया था, ब्रिटिश का इकोनॉमी। डिफेंस में खर्चा हुआ, बहुत चीजों में खर्चा हुआ। तो वो पैसा ब्रिटिश ने किससे कलेक्ट किया? इंडियंस से, थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ये सब लगा के ब्रिटिश ने अपना इकोनॉमी फिर से अच्छा करने के लिए कोशिश किया था। ठीक है, उसके बाद हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, प्राइसेस डबल बिटवीन 1913 एंड 1918। उस समय क्या हुआ? जो सामान का जो दाम है, प्राइस है, वो दुगना हो गया। ठीक है, इसने क्या किया? एक्सट्रीम हार्डशिप, लोगों का बहुत ही ज्यादा, मतलब लोगों को परेशानी हुआ बहुत ही ज्यादा। विलेजर्स फेस फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स फॉर ब्रिटिश आर्मी। तो विलेजर्स में जाके ब्रिटिश ने क्या किया? जिसको मर्जी उसको उठाया, आओ हमारे आर्मी में वार लड़ने जाओ, वर्ल्ड वॉर वन।
तो हमसे ब्रिटिश का कोई नाता ही नहीं है। गांव के बच्चे बच्चे को लेके ब्रिटिश ने अपने आर्मी में भर्ती किया और वार लड़ने भेज दिया। तो इससे लोगों के बीच में ब्रिटिश के खिलाफ मतलब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता गया। फिर नेचुरल कैलामिटीज, कुछ नेचुरल कारण भी है। उस समय क्या हुआ, क्रॉप्स फेल इन 1918 टू 21। उस समय क्रॉप्स नहीं उगा, ठीक है, फेल हो गया। लेंसो की तरह, आप लोगों को तो पता ही है लेंसो के बारे में, इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। तो क्रॉप्स फेल हो गया उस समय, रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड शॉर्टेजेस। तो क्रॉप्स फेल होंगे तो फूड का भी शॉर्टेज होगा। उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जैसे कोविड 19 आया था 2020 में, ठीक है, 1920-21 कोविड 19, वैसे उसी समय इन्फ्लुएंजा का एक एपिडेमिक चल रहा था, तो जिससे 12 टू 13 मिलियन लोगों का डेथ हो गया था, ठीक है। तो क्रॉप्स नहीं उग रहे थे, इन्फ्लुएंजा से लोग मर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने इससे मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ब्रिटिश ने नहीं निकाला। उसके बाद पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वार। लोगों को ये लगा था कि ब्रिटिश वार जब खत्म होगा उसके बाद हमारा जो ये परेशानी हम लोगों को हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट द सिचुएशन डिड नॉट इम्प्रूव, सिचुएशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ। ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे सिचुएशन इम्प्रूव करना, लीडिंग टू द एमरजेंस ऑफ अ न्यू लीडर एंड मोड ऑफ स्ट्रगल। तो उस समय एक नया लीडर चाहिए था हम लोगों को, जो हमको लीड कर सकते हैं, जो स्ट्रगल में एक्टिवली पार्ट ले सकते हैं। तो उसी समय इंडिया में कौन आया, महात्मा गांधी जी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया आई थिंक। उसके बाद ये फोटो वगैरह दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो पहले हम जानते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी का स्टाइल कैसा था, सत्याग्रह, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है सत्याग्रह का, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। तो इंडिया से पहले गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चलाया था रेसिज्म के खिलाफ। तो जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी कहाँ आ गए, इंडिया में वापस आ गए, with the method of सत्याग्रह which emphasize the power of truth and non violence। तो सत्याग्रह का मेन मेथड कैसा है, सत्याग्रह में हमको क्या मेनली देखने को मिलते हैं, एक तो है ट्रूथ, सत्य, ठीक है, और नॉन वायलेंस। ये दोनों मिला के गांधी जी ने ये नया मेथड उन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह, जिससे वो साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हुए थे। उसी को आके भारत में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद हम देखते हैं सोल फोर्स। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू एंड द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स वाज अननेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। गांधी जी ने बोला था अगर आपके दिल में ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई है, तो फिजिकल फोर्सेस का कोई जरूरत नहीं किसी को हराने के लिए। फिजिकल फोर्स वाज अननेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, ठीक है। इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए आपके दिल में सच्चाई है तो आप विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स आप उसमें जीत हासिल कर सकते हो। तो वही था सत्याग्रह। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया कब हुआ था, तो पहले कहां पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जो बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ उससे पहले उन्होंने छोटे छोटे मूवमेंट में उसका यूज किया था। पहले तो हम देखते हैं चंपारण 1917। चंपारण 1917 में क्या किया था उन्होंने, टू इंस्पायर पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। तो उस समय इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के एक विवाद हुआ था, इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में, ठीक है। तो उस समय चंपारण में ये हुआ था, तो चंपारण में गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाया था, जहां पे वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। उसके बाद खेरा में 1917, खेरा में क्या किया था उन्होंने, तो सपोर्ट पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग हु कुड नॉट पे रेवेन्यू। तो उस समय क्रॉप फेल हो गया था पीजेंट्स का खेरा में, ठीक है। तो क्रॉप फेल हो गया था तो रेवेन्यू कहां से देंगे, ब्रिटिश क्या करते थे, हम लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू ब्रिटिश को देना पड़ता था।
लेकिन रेवेन्यू देने के लिए हमारा तो क्रॉप्स ही फेल हो गया, पैसा ही नहीं है, कहां से देंगे? तो ब्रिटिश को फिर भी रेवेन्यू चाहिए था। आप लोगों ने शायद लगान मूवी देखा होगा, तो वहां पे रेवेन्यू नहीं देंगे, उससे क्या होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो यहाँ पे क्रिकेट नहीं होता, रेवेन्यू नहीं दे सकते, तो पीजेंट्स को सपोर्ट करके किसने आवाज उठाया था? गांधी जी ने, खेड़ा में 1917 में। फिर अहमदाबाद 1918 में क्या हुआ? तो ऑर्गेनाइज कॉटन मिल वर्कर्स। तो कॉटन मिल वर्कर्स जो मतलब अपनी परेशानी में थे, उनको सपोर्ट करके गांधी जी ने अहमदाबाद 1918 में भी सत्याग्रह का यूज किया था, उन्होंने आवाज उठाया था। ठीक है, और इन सब में ही गांधी जी सक्सेसफुल रहे। तो फिर ये साउथ अफ्रीका का एक फोटो है जहां पे गांधी जी कहाँ पे गए थे? ट्रांसवाल प्रोविंस में जा रहे थे, जहां पे इंडियंस का आना अलाउ नहीं था। ये भी देख लीजिएगा। फिर 1919 में एक घटिया सा एक्ट आता है ब्रिटिश के तरफ से, रौलाट एक्ट। तो रौलाट एक्ट एंड जालियनवाला बाग तो इनफेमस जालियनवाला बाग सबको पता ही है शायद। तो रौलाट एक्ट क्या है? पास डिस्पाइट यूनाइटेड इंडियन ऑपोजिशन, इट अलाउड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो किसी भी तरह का प्रूफ ना होने से भी अगर ब्रिटिश चाहते हैं कि आपको अरेस्ट करें तो अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी प्रूफ। किसी को भी अंदर कर सकते हैं, 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। ये क्या बात हुआ भाई? ट्रायल करो, अगर साबित हो जाए कि हम गुनहगार हैं तब कोई बात नहीं। विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी प्रूफ आप जिसी को भी मन उसको अंदर नहीं डाल सकते। ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। तो ये था रौलाट एक्ट, सिडनी रौलाट ने इसको लाया था। डिस्पाइट इंडियन ऑपोजिशन, इट अलाउड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। जेल में 2 साल के लिए रख सकते थे विदाउट एनी ट्रायल्स। द प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ गांधी जी लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्टिंग विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक हड़ताल की शुरुआत किया। ठीक है, नेशन वाइड। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड बाय क्लैंपिंग डाउन द नेशनलिस्ट एंड बैरिंग गांधी फ्रॉम दिल्ली। तो गांधी जी को दिल्ली में आने से रोका गया। ठीक है, फिर जालियनवाला बाग मैसेकर जो 13 अप्रैल को हुआ, तो वहां पे क्या होता? जनरल डायर ओपन फायर ऑन अ large peaceful crowd gathered in Amritsar to produce a moral effect of terror and awe। तो जालियनवाला बाग में 13 अप्रैल को क्या हुआ? एक तो बैसाखी के कारण लोग जमा हुए थे, बैसाखी के कारण एक तो लोग जमा हुए थे, और सत्याग्रह के कारण भी कुछ लोग जमा हुए थे। तो उसमें सिर्फ एक ही एंट्रेंस था। ठीक है, एक ही एंट्रेंस था। वहां पे जाके जनरल डायर जो घटिया इंसान है, उन्होंने जाके क्या किया? फायर ऐसे कर दिया। और जो बेगुनाह लोग थे, जिसके पास आर्म्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, जो बैसाखी मनाने के लिए कुछ लोग गए थे, सब पे गोली चला दिया और बहुत लोगों की जान चली गई वहां पे। तो यही था जालियनवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट रिप्रेशन, प्रोटेस्टर्स वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। लोगों को नोजेस ऐसे ग्राउंड में रब करने को बोला गया, स्ट्रीट्स में पीटा गया, मारा गया, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैल्यूट देने बोला गया। ब्रिटिश जिसको साहिब्स बोलते थे, ये सब उन्होंने किया था। तो ये एक जालियनवाला बाग उस समय का फोटो है। फिर शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Rational. In his book Hind Swaraj 1909, Gandhi declared that British rule survived only because Indians cooperated। गांधी जी ने जो हिंद स्वराज बुक है वहां पे क्या बोला था कि ब्रिटिश सिर्फ एक ही कारण से यहाँ पे रूल कर रहे हैं, वो है इंडियंस उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियंस से उन लोगों को क्या मिल रहा है? कोऑपरेशन। अगर इंडियंस सपोर्ट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उन लोगों का जो रूल है वो विद इन अ ईयर कोलैप्स हो जाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। स्टेजेस ऑफ मूवमेंट, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स ब्रिटिश ने दिया था उसको सरेंडर कीजिए, यह था एक स्टेज मूवमेंट का। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, जो ब्रिटिश ने जो सर्विसेज ब्रिटिश के अंदर जो सर्विसेज में आप लोग है उसको त्याग दीजिए।
आर्मी को छोड़ दीजिए, पुलिस को छोड़ दीजिए, कोर्ट्स को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, ये सब छोड़ दीजिए। फॉरेन गुड्स, फॉरेन का जो सामान हम लोग यूज करते हैं उसको छोड़ दीजिए। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करने का किसी की भी हाल में। फिर खिलाफत इशू आता है। टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर, गांधी सपोर्टेड द खिलाफत कमिटी फॉर्म बाय अली ब्रदर्स। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो खिलाफत कमिटी बनाया था, टू डिफेंड द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामी कॉल्ड द खलीफा। तो उस समय क्या हुआ, तुर्की का जो लीडर है उनको क्या बोला गया था, खलीफा। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में वो लोग क्या हुए, दे लॉस्ट, वो लोग हार गए। कौन जीता, ब्रिटेन, यूएस, ये सब जीते। ठीक है, तो ये हार गए। तो हारने के बाद सारे वर्ल्ड के मुस्लिम खलीफा को रेस्पेक्ट करते थे, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम रेस्पेक्ट करते थे खलीफा को। तो सबको लगा कि अब ब्रिटिश क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, खलीफा का जो रेस्पेक्ट है, उसके रेस्पेक्ट, उनका जो ऑरा था वो डाउन कर देंगे। तो पूरे वर्ल्ड में खलीफा का रेस्पेक्ट, खलीफा का जो पावर है उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था। और इंडियंस में भी इसीलिए खिलाफत कमिटी बनाया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि यही गोल्डन चांस है, खिलाफत कमिटी में जो मुस्लिम्स ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं उन लोगों को हम अपने सपोर्ट में ले आते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। इन रिटर्न नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन लोगों से सपोर्ट मांगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम्स एक हो गए। ठीक है, फिर नागपुर सेशन 1920 में क्या हुआ, आफ्टर एन इंटेंस टसल्स विद इन द कांग्रेस, द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड। नागपुर सेशन में ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। कांग्रेस के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर भी अडॉप्ट किया गया ऑफिशियल। तो ये बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये फोटो है उस समय का। ठीक है, ओके। तो फिर आते हैं द डाइवर्स स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। मूवमेंट में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहा था, हर जगह मूवमेंट का इफेक्ट थोड़ा अलग अलग था। टाउन्स में कैसा था, इन टाउन्स मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। फॉरेन क्लोथ इंपोर्ट्स हाफ बिटवीन 1921 टू 22। तो फॉरेन गुड्स पहले जितना आता था अभी उससे आधा आ रहा था, हाफ हो गया था फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और हमारा जो खुद का प्रोडक्शन है, इंडियंस का प्रोडक्शन है, वो राइज हो गया। ठीक है, वो बढ़ गया। इन द कंट्री साइड में कैसा इफेक्ट था, पीजेंट्स इन अवध लेड बाय बाबा रामचंद्र फॉट अगेंस्ट हाई रेंट्स। तो पीजेंट्स, अवध का जो पीजेंट्स था, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में उन लोगों ने हाई रेंट्स के खिलाफ फाइट किया था। ठीक है, एंड बेगर, जो फोर्स्ड अनपेड लेबर, पैसा भी नहीं देते, काम भी करवाते हैं, उसके खिलाफ भी आवाज उठाया था पीजेंट्स ने अवध में। किसके लीडरशिप में, बाबा रामचंद्र के। ट्राइबल मूवमेंट्स कैसा था, इन ग्यूडम हिल्स आंध्रा, अलूरी सीताराम राजू लेड मिलिटेंट guerrilla मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधी बट एडवोकेटिंग फॉर द यूज ऑफ फोर्स। तो वहां पे गोरिल्ला मूवमेंट का यूज किया गया अल्लूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में आंध्रा में। ठीक है, गांधी जी से इंस्पायर्ड था, लेकिन उन लोगों ने नॉन वायलेंस को अपनाया नहीं, वायलेंस को अपनाया था। प्लांटेशन वर्कर्स, असम में जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे, वर्कर्स डिफीट
द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959 टू लीव द टी गार्डन्स फॉर देयर होम्स। उन लोगों को अपने घर में ही जाने का मौका नहीं दिया गया था, ठीक है, टी गार्डन से बाहर जाने का परमिशन नहीं था। तो उसमें उन लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ आवाज उठाया था, बिलीविंग गांधी राज वाज कमिंग। उन लोगों को क्या लगा था, गांधी राज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब था उस समय का मतलब पिक्चर्स, ठीक है। विड्रॉल एंड इंटरनल डिबेट, फिर विड्रॉ किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और इंटरनल डिबेट भी चला। चौरी चौरा 1920, वहां पे क्या हुआ था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न वायलेंट, लीडिंग गांधी टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। तो चौरी चौरा में क्या हुआ, एक पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिनमें से 22 पुलिसमैन का डेड हो गया। ब्रिटिश का जो 22 पुलिसमैन, उन लोग डेड हो गए, ठीक है। तो गांधी जी जो नॉन वायलेंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो धीरे धीरे वायलेंट हो गया था कोई कोई जगह में। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या किया, विथड्रॉ कर दिया। फिर स्वराज पार्टी, ये क्या है, फॉर्म बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स एंड अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन। तो स्वराज पार्टी फॉर्म किया गया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उन लोगों को क्या लगा था कि हम पॉलिटिक्स में घुस के पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लेंगे तो ब्रिटिश को आवाज उठाने का मौका भी कम मिलेगा। तो हम काउंसिल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और अंदर से ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ब्रिटिश अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन, काउंसिल्स के अंदर रह के हम ब्रिटिश को अपोज करेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाया था। रेडिकल शिफ्ट, younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and full independence। तो सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी, हमारे नेताजी और जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, उन लोगों ने क्या किया कि हम और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और मास एजिटेशन करेंगे, मास मूवमेंट करेंगे, और हमको अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये चौरी चौरा का एक फोटो है। फिर टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो अब हम किसमें आगे बढ़ रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। तो ये क्या है, साइमन कमीशन आया था 1928 में, स्टैट्यूटरी कमीशन विद इन विद नो इंडियन मेंबर्स ग्रेटेड विद गो बैक साइमन स्लोगन्स। तो एक साइमन था ब्रिटिश मिनिस्ट्री में, तो साइमन के साथ एक कमीशन, एक कमिटी आया था इंडिया में। वो लोग देखने आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन उस कमीशन में इंडियन मेंबर्स एक भी नहीं था, तो सब लोग व्हाइट थे, व्हाइट मतलब सब लोग ब्रिटिश थे। तो उसको ऑल व्हाइट कमीशन भी बोला गया था इंडियंस की तरफ से। तो साइमन जी जब इंडिया में आए तो उनको क्या सुनाई दिया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, हर जगह उनको गो बैक साइमन ही सुनाई दिया गया, ठीक है। और उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, जहां पे हमारा जो लाला लाजपत राय जी है, उनका देहांत भी हो गया लाठीचार्ज में, वो एक अलग बात है। फिर पूर्ण स्वराज, इन दिसंबर 1929 द लाहौर कांग्रेस अंडर नेहरू फॉर्मलाइज्ड द डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस ने डिमांड किया फुल इंडिपेंडेंस का, ठीक है, और डिक्लेयर किया 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे। और हम आजाद कब हुए, 1947 में, लेकिन 1947 से पहले ही 26 जनवरी 1930 में इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो इसी के कारण जो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, लेकिन हमने 2 महीने बाद इसको इनेक्ट किया था। 26 जनवरी डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। The Salt March, March 1930, तो गांधी चूज सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ यूनिटी। गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल ऑफ यूनिटी होगा, क्योंकि सॉल्ट उस समय क्या था, बहुत ही ज्यादा सॉल्ट का प्राइस बहुत ही ज्यादा था उस समय। मेनली रिच पीपल यूज करते थे सॉल्ट, और सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिश ही प्रोड्यूस करते थे। तो सॉल्ट बेच के सारा पैसा किसको मिलता था, ब्रिटिश को मिलता था, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट हम यूज करेंगे अभी सिंबल ऑफ यूनिटी की तौर पे।
ही मार्च 240 माइल्स उन्होंने मार्च किया फ्रॉम सबरमती टू दांडी। तो सबरमती आश्रम से दांडी तक का एक मार्च चला, जहां पे 78 वॉलंटियर्स उनके साथ थे, गांधी जी एंड विद हिज 78 वॉलंटियर्स। वहां पे जाके उन लोगों ने क्या ब्रेक किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। उन लोगों ने वहां पे जाके दांडी में जाके उन लोगों ने क्या किया, खुद से सॉल्ट प्रिपेयर किया। ठीक है, जो मना था उस समय, सॉल्ट ब्रिटिश ही प्रोड्यूस कर सकते थे, उसको ब्रेक कर दिया। तो जो सिविल लॉ था उसको डिसओबे कर दिया, इसलिए इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर एवरीवन? तो दांडी मार्च का भी एक फोटो है उस समय का। तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस का लिमिट्स क्या है, दलित पार्टिसिपेशन limited due to Congress fear of offending conservative high caste Hindus, Ambedkar demanded separate electorates। तो कांग्रेस के कुछ लोगों को क्या लगा था कि हम अगर दलित को ज्यादा हम साथ में लेंगे, तो कांग्रेस को क्या लगा था अगर दलित को ज्यादा हम साथ में लेंगे तो कौन गुस्सा करेंगे, हाई कास्ट हिंदूज गुस्सा करेंगे, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो अंबेडकर जी ने क्या किया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया। ठीक है, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ ये भी शुरू किया था इसके खिलाफ। तो गांधी जी वर्सेस अंबेडकर हो गया उस समय। तो गांधी जी ने बोला था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट दलित को देंगे तो वो हमसे डिवाइड हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम सेम इलेक्टोरेट ही रखते हैं लेकिन उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रखते हैं। उसी से रिजर्वेशन आ गया। ठीक है, फिर दोनों मान गए, कहां पे, पूना में। दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ 1932 में, which gave reserved seats to depressed class। वहां से ही डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया, उसी से शुरू हुआ रिजर्वेशन। फिर मुस्लिम एलियनेशन, large section of Muslims felt alienated as relations between Hindu and Muslims worsened and the Congress became associated with Hindu groups like Hindu Mahasabha। तो कांग्रेस ज्यादा हिंदू ग्रुप्स के साथ ज्यादा जुड़ रहे थे, तो मुस्लिम्स और हिंदूज के खिलाफ भी डिवाइड, मतलब ज्यादा डिवाइडेड हो गए थे मुस्लिम्स और हिंदूज। ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स का जो यूनिटी था तो धीरे धीरे वो खराब होने लगा। तो मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड। ठीक है, separate electorates, Muhammad Iqbal justified the demand for a separate Muslim India within India to safeguard minority interest। तो मोहम्मद इकबाल ने जस्टिफाई किया कि हम लोगों को एक सेपरेट मुस्लिम इंडिया चाहिए इंडिया में, जो हमारे माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स थे उसको सेफगार्ड देंगे। तो ये सब हुआ। फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, विजुअल सिंबल्स। उस समय क्या हुआ, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया बिकेम एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। उस समय भारत माता का जो पेंटिंग था वो मतलब लोगों ने क्या किया, इंडिया आइडेंटिटी ऑफ इंडिया बिकेम एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, भारत माता के जो इमेज थे उससे लोग अपने आप को कनेक्ट करने लगे, क्योंकि भारत हमारा क्या है, माँ है। फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड लेटर पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने इसको पेंट किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, एज एन एस्थेटिक फिगर। तो यहाँ पे फोटो भी है, यह है भारत माता जो अवनींद्र टैगोर जी ने ड्रॉ किया था। फोकलोर एंड सॉन्ग्स, उस समय बहुत ही ज्यादा फोकलोर जो कहानियां थे, फोकलोर सॉन्ग्स ये भी चलने लगे। नेशनलिस्ट रिकॉर्डेड फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स लाइक नटेशा शास्त्रीज द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, ये सब रिकॉर्ड होने लगे उस समय। तो डिस्कवर नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड, जो हमारा जो आइडेंटिटी है और प्राइड है उसको और बढ़ा दे। ठीक है, स्वराज फ्लैग, स्वराज फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, गांधी जी ने 1921 में, जहां पे एक ट्राई कलर फ्लैग था। 3 कलर थे अभी के जैसा, अभी भी ट्राई कलर फ्लैग है, उस समय भी ट्राई कलर फ्लैग गांधी जी ने डिजाइन किया था। ठीक है, वहां पे बीच में क्या था, एक स्पिनिंग व्हील था, चरखा जो हम जिसको बोलते हैं, जो क्या दर्शाता है, आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो अपने आप को हेल्प करने की जो आइडियल है, प्रिंसिपल है, उसको शो करते हैं। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, फिर से हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया। राइटिंग अबाउट एंशिएंट इंडियाज अचीवमेंट इन आर्ट साइंस एंड लॉ, हमारा इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इंडिया का जो, इंडिया मैथ्स में भी आगे था, साइंस में भी आगे था, सब कुछ सब जगह में आगे था।
फिर ब्रिटिश वगैरह आ गए, हमको बहुत ज़्यादा तोड़-मोड़ किया, ठीक है? तो उसको फिर से लोग सेंस ऑफ प्राइड और स्ट्रगल के तौर पे लोग प्राइड फील करने लगे, ठीक है? लोग महसूस करने लगे, तो ये सब हुआ उस समय। तो ये बाल गंगाधर जी का फोटो है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये भारत माता का फोटो है। फिर लास्ट में क्या आया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। द रिजोल्यूशन पास्ड इन अगस्त 1942, इसलिए इसको अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्विट इंडियन मूवमेंट को अगस्त में इसको पास किया गया था इन बॉम्बे, डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर एंड ब्रिटिश विड्रॉल। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में ये बोला गया कि अब ये सब नहीं चाहिए, हमको पावर चाहिए, हमको पावर दो, आप लोग निकलो यहाँ से, क्विट, यू हैव टू क्विट इंडिया, जाओ यहाँ से। तो ब्रिटिश विड्रॉल एंड ट्रांसफर ऑफ पावर इसका मेन मकसद था यहाँ का। डू और डाई, गांधी जी का ये फेमस स्लोगन है, डू और डाई, गांधी जी फेमस कॉल फॉर नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल, या तो करो या तो मरो, ठीक है? A truly mass movements, thousands of ordinary people, students, workers, peasants participated, हर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बहुत लोगों का डेथ भी हो गया, लाइक along with leaders, और ये जो लीडर्स है उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का फोटो। तो ठीक है, यहाँ तक ही था जो सेकंड चैप्टर है ये। इसके बाद हम बाकी के चैप्टर्स भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा आता है एग्जाम में, ठीक है? वही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, ठीक है? लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक लॉन्ग हिस्ट्री है। अचानक तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो पहले से ही क्या हुआ, लोगों के बीच में माइग्रेशन चल ही रहा था, ठीक है? ट्रेड करने के लिए कुछ लोग यहाँ से वहां गए थे, इधर से इधर। कुछ लोग काम खोज कर गए थे यहाँ से उधर, ठीक है? ऐसे लोगों का आना जाना चल ही रहा था बहुत पहले से ही। तो इसी से ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत होता है। अर्ली इंटरलिंकेज, तो क्या है, ह्यूमन सोसाइटीज बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड थ्रू ट्रेवलर्स, traders, priests and pilgrims who traveled vast distances for knowledge, opportunity और तो इसके persecution। तो मैंने पहले ही बोला कि पहले से ही लोग इधर से उधर जा रहे थे। कोई लोग नॉलेज के लिए जा रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के जा रहे थे। तो लोगों का आना जाना चल रहा था। एंशियंट ट्रेड, active coastal trade linked to the Indian Indus Valley civilizations with present-day West Asia as early as 3000 BCE। तो 3000 BCE से ही इंडस वैली के साथ कोस्टल ट्रेड चल रहा था, समुद्र से ट्रेडिंग चल रहा था, ठीक है? तो कितना पुराना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही, ठीक है? जो प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया के साथ ट्रेडिंग चल रहा था। एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेवलर्स कैरीड गुड्स, ट्रेवलर्स अपने साथ क्या कैरी करते थे, गुड्स, सामान, पैसा, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज। तो इधर का कोई आदमी इधर आएंगे तो वहां का आइडिया, वहां का स्किल कैसा है, ये सब इधर वो शो करेंगे। तो इधर का आइडिया, स्किल वगैरह जो गुड्स था इधर भी आएगा। तो ऐसे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ एलिमेंट्स का उस समय, ठीक है? और इवन जर्म्स एंड डिजीजेस, तो बीमारी भी ऐसे ही आया था अलग जगह से। बहुत सारा बीमारी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ था। कोविड 19 के टाइम में भी हम देखते हैं, तो चाइना में शुरू हुआ कोविड 19, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, है ना?
तो ऐसे उस समय भी हुआ था। तो एक फोटो है गोवा म्यूजियम में, इमेज ऑफ अ शिप ऑफ मेमोरियल स्टोन। तो सिल्क रूट्स लिंकिंग द वर्ल्ड, तो उस समय एक सिल्क रूट्स था जहाँ पे सिल्क का रूट नहीं, एक रूट्स जिसको सिल्क रूट बोला गया था, जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता था। ग्लोबल कनेक्टिविटी, सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड सी, तो सी से ओवर लैंड और ओवर सी दोनों ही, सी और लैंड दोनों में ही ऐसे रूट्स थे उस समय, ठीक है। knitted together vast regions of Asia and linked with Asia and Europe and Northern Africa। तो सिल्क रूट क्या करते थे, एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका इन तीनों को अपने आप में कनेक्ट करते थे। लोग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रेडिंग करते थे, घूमते थे, फिरते थे, नॉलेज गेन करते थे, ये सब करते थे। प्री मॉडर्न ट्रेड, these routes thrived until the 15th century, facilitating the transport of Chinese silk, Chinese pottery and Indian textile and spices। तो यहां से मेनली क्या ट्रेडिंग किया गया था, चाइनीज सिल्क, चाइना का जो सिल्क है उसका ट्रेडिंग चलता था। चाइनीज पॉटरी, चाइनीज जो चाइना का पॉटरी है, ठीक है, जो पॉटरी का चीजें है वो सब ट्रेडिंग चलता था। इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडियन कपड़े वगैरह ये सब ट्रेडिंग चलता था। स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस तो बहुत फेमस था, ये भी ट्रेड चलता था उस समय सिल्क रूट से। प्रीशियस मेटल्स, इन रिटर्न फॉर एशियन गुड्स प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो यूरोप में एशिया से ये सब गया था और यूरोप से क्या आया था, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, ये सब यूरोप से एशिया तक आता था। कल्चरल एक्सचेंज, तो कल्चर भी एक्सचेंज होता था, ठीक है। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम प्रीचर्स ट्रेवल दिस रूट्स, तो यही रूट्स का इस्तेमाल करके क्रिश्चियन मिशनरीज आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, ठीक है, प्रीचर्स आए, ये सब आए। while Buddhism spread in several directions through intersecting points on the Silk routes, और बुद्धिज्म भी यही रूट्स, ये सब रूट्स यूज करके कल्चर का एक्सचेंज ऐसे चला था। तो फिर फूड एंड कल्चरल एक्सचेंज, तो खाना, फूड का भी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। कॉमन ओरिजिन्स, मेनी रेडी फूडस्टफ्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड शेयर कॉमन ओरिजिन्स सच एज नूडल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी इन वेस्ट। तो चाइना से वेस्ट के तरफ, वेस्ट का जो स्पेगेटी है, नूडल्स, चाइना से जाके वेस्ट में जाके क्या बना, स्पेगेटी। ओरिजिन सेम है, नाम बदल गया बाद में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मेनी कॉमन फूड्स लाइक पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, maize, tomatoes and chilies were unknown to ancestors until the 5 centuries ago। 5 सेंचुरी से पहले हम लोग पोटैटो क्या है, टोमेटो क्या है, सोया क्या है, ये सब क्या है, हम लोगों को मालूम ही नहीं था। हमारे एंसेस्टर्स को ये मालूम ही नहीं था। अभी तो आलू के बिना कुछ नहीं होता, लोग आलू खा खा के आलू जैसा बन चुके हैं। आलू सबका फेवरेट है, चिप्स में आलू, सब में आलू, लेकिन पहले आलू क्या है मालूम ही नहीं था। तो 5th सेंचुरी पहले ही इसका भी क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, यही रूट से मतलब ट्रेडिंग चला, तो लोगों को मालूम भी पड़ा ये सब फूड भी है, ठीक है। फिर डिस्कवरी ऑफ अमेरिकास, दिस फूड्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप एंड एशिया only after Christopher Columbus accidentally discovered Americas। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच जाते हैं, ठीक है, अमेरिका का डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में उस समय सिर्फ लोकल लोग ही रहते थे, जिसको कोई नहीं जानते थे, किसी को पता भी नहीं था ऐसा एक जगह भी है अमेरिका नाम का। तो उस जगह में लोग ये पोटैटो ये वगैरह उसका खेती करते थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे एक्सीडेंटली वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद यूरोप और एशिया में ये सब फूड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। द हम्बल पोटैटो, पोटैटो हम्बल, इतना हम्बल है पोटैटो। द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो अलाउड यूरोप्स पोर टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। तो पोटैटो खा के यूरोपियंस क्या हो गया, यूरोप का जो पोर लोग है, गरीब लोग है, लोगों को अच्छा लगा और ज्यादा देर मतलब ज्यादा दिन तक वो लोग
जीने लगे। ठीक है, तो ये भी एक फोटो है मर्चेंट का, उस समय का बिजनेस का। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये क्या है? श्रिंकिंग वर्ल्ड, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and America. तो क्या हुआ प्री मॉडर्न वर्ल्ड में? 16th सेंचुरी में क्या हुआ? यूरोपियन सेलर्स, जो यूरोप का जो सेलर्स थे, जो जहाज लेके निकल पड़े थे पूरे वर्ल्ड के खोज में, उन लोगों ने सी रूट ढूंढ निकाला। दे फाउंड अ सी रूट, कहां तक? एशिया और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से इंपैक्ट, अमेरिका में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? इट वास्ट लैंड्स, अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स, स्पेशली सिल्वर फ्रॉम पेरू एंड मेक्सिको, ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रेड एंड लिव्स। तो अमेरिका में इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो मिनरल वगैरह है वो पूरे ग्लोबली उसका ट्रेडिंग चला। ठीक है, सिल्वर वगैरह ये सब खोजा गया और पूरा ग्लोबली उसका ट्रेडिंग चला। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका वाज एडेड बाय स्मॉल पॉक्स जर्म्स। तो स्पेनिश जो अमेरिका पहुंचे थे, उन लोगों ने अपने साथ क्या ले गया था? स्मॉल पॉक्स का जर्म्स जो ले गए वहां पे, और वहां का लोग ऐसे ही स्मॉल पॉक्स में ही बहुत लोगों का जान चला गया। तो जर्म्स भी ले गया, जर्म्स को भी वारफेयर वेपन के तौर पे यूज किया गया। ठीक है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? अमेरिका's ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी टू यूरोपियन डिजीजेस। अमेरिकन जो ओरिजिन्स थे, उन लोग ये डिजीज से जूझ नहीं पाए। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किल्ड होल कम्युनिटीज, सारे कम्युनिटी खत्म स्मॉल पॉक्स में। पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट, ऐसे ही उन लोगों ने स्मॉल पॉक्स जर्म्स का यूज करके जीत हासिल कर लिया। तो ये था दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो उसके बाद और एक चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री खत्म। तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नोट्स भी आप लोग, उसका वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोपियंस इन यूरोप, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, हेलो। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो प्रिंट कल्चर, अभी हम किताबें पढ़ते हैं, किताबें प्रिंट होता है, तो ये प्रिंटिंग कहां से आया वर्ल्ड में, तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। कैसे प्रिंटिंग के आने के बाद मॉडर्नाइजेशन हुआ पूरे वर्ल्ड का, उसके ऊपर है। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इज द ईस्ट एशिया, चाइना's woodblock printing। तो चाइना में पहले क्या हुआ था? वुडब्लॉक प्रिंटिंग। द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी बिगेन इन चाइना AD 594 यूजिंग वुड ब्लॉक्स टू रब पेपर अगेंस्ट लिंक इंक सरफेसेस। तो वुड ब्लॉक का यूज करके उन लोगों ने क्या किया था? वुड ब्लॉक्स बनाया था, उसको इंक में भिगो करके प्रिंट किया था।
तो ये टेक्नोलॉजी, पहला टेक्नोलॉजी, प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना में शुरू हुआ था 594 एडी में। ठीक है। Imperial bureaucracy, the Chinese state was the major producer of printing vast numbers of textbooks for civil service examination. अभी हमारे यहाँ पे जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो चाइना में भी हुआ था। तो उस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत थी। अभी आप लोग जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का फाइनल देने के लिए 10th का, तो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी टेक्स्ट बुक का जरूरत था। तो इसलिए चाइना में वास्ट नंबर्स ऑफ टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ था। ठीक है, उस समय। अर्बन कल्चर, बाय द 17th सेंचुरी प्रिंट डाइवर्सिफाइड। 17th सेंचुरी के बाद प्रिंट क्या हुआ, डाइवर्सिफाइड हुआ। मर्चेंट्स यूज्ड इट फॉर ट्रेड इन्फो। जो मर्चेंट्स बिजनेसमैन थे वो लोग ट्रेड इन्फो के लिए, ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन के लिए प्रिंट टेक्नोलॉजी का उन लोगों ने यूज किया था। आफ्टर रीडिंग बिकेम अ लेजर एक्टिविटी फॉर न्यू अर्बन पब्लिक including women who began publishing their own poetry and plays. तो मतलब क्या हुआ, अर्बन एरिया में क्या हुआ, लेजर एक्टिविटी, जैसे अभी आप लोग क्या करते हो, लेजर एक्टिविटी, रील्स देखते हो, गेम खेलते हो। ठीक है, तो पहले तो ये नहीं था। तो लोग लेजर एक्टिविटी में, ऑफ टाइम में क्या करते थे, बुक पढ़ते थे। तो रीडिंग बिकेम अ लेजर एक्टिविटी फॉर द न्यू अर्बन पब्लिक। न्यू अर्बन पब्लिक के लिए रीडिंग क्या बन गया, एक लेजर एक्टिविटी बन गया, ऑफ टाइम में करने वाला हॉबी बन गया। तो वोमेन ने भी किताबें पढ़ना शुरू किया था। उन लोगों ने अपना पोएट्री भी लिखा था, वोमेन ने प्लेस भी लिखा था। जापान में क्या हुआ, बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग। जापान में हैंड प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ था बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा एडी 768-770 में। तो द ओल्डेस्ट जापानीज बुक क्या है, डायमंड सूत्र, एडी 868 में ये लिखा गया था। याद रखना, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो डायमंड सूत्र का एक पेज है जो हाथ से प्रिंट किया गया है, हाथ से लिखा गया है। देखिए कितना सुंदर लिखा था। प्रिंस कम्स टू यूरोप। यूरोप में ये हमने क्या पढ़ा था, पहला पेज जो हमने पढ़ा था एशिया में पढ़ा था, जापान चाइना, है ना। तो यूरोप में ये कैसे आ गया, सिल्क रूट। तो इसका पहले का चैप्टर सिल्क रूट हमने पढ़ा था, उसी से। पेपर रीच यूरोप फ्रॉम चाइना वाया सिल्क रूट इन द 11th सेंचुरी अलाउइंग फॉर मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन। तो यूरोप से चाइना, चाइना से यूरोप में पेपर पहुंचा 11th सेंचुरी में। ठीक है, सिल्क रूट, थ्रू वाया सिल्क रूट। मार्को पोलोस कंट्रीब्यूशन, मार्को पोलो का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इन 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना। 1295 में मार्को पोलो इटली में वापस आ जाते हैं चाइना से, और साथ में क्या लेकर के आते हैं, नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो चाइना में जाके वो सीखते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, कैसे किया जाता है। वो नॉलेज लेके वो इटली में वापस चले जाते हैं। ठीक है। वेलम वर्सेस पेपर। तो वेलम जो जानवरों के खाल से बनाया जाता है। एरिस्टोक्रेट्स इनिशियली स्कॉफ्ड एट चीप प्रिंटेड बुक्स प्रेफरिंग एक्सपेंसिव वेलम एनिमल स्किन मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो उस समय का अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन लोगों का मानना था कि ये पेपर एक चीप चीज है, ये हम सो चीप हम यूज नहीं करते। तो अमीर लोग क्या यूज करते थे, वेलम एनिमल स्किन का मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, लिखने के लिए वेलम का यूज करते थे। तो वो लोग पेपर को चीप मानते थे, यूज नहीं करते थे। ठीक है। while merchants and students bought the cheaper printed copies। और मर्चेंट्स जो बिजनेस वगैरह करते थे वो लोग, और स्टूडेंट्स ये चीपर प्रिंटेड बुक्स कॉपीज खरीदते थे। ठीक है। ग्रोइंग डिमांड, फिर डिमांड बढ़ता गया। एज डिमांड आउटपेस्ड द एबिलिटी ऑफ स्क्राइब्स टू कॉपी बुक्स बाय हैंड, woodblock printing became popular for textiles, playing cards and religious pictures। तो डिमांड जब बढ़ता गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसलिए डिमांड जब बढ़ा तो स्क्राइब्स जो कॉपी करते थे, एक जैसे लिख देते थे,
उन लोगों का एबिलिटी टू कॉपी बुक्स बाय हैंड, स्क्राइब्स, इन लोगों का काम बढ़ गया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर हो गया फॉर टेक्सटाइल्स, ये सब बढ़ गया। फिर आते हैं जोहन गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। ये जॉन गुटेनबर्ग जी है, ठीक है। द इनोवेशन इन 1430s at Strasbourg, Germany, Johann Gutenberg adapted wine and olive press technology to create first mechanical printing press। तो वर्ल्ड में पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? जोहन गुटेनबर्ग ने। किसको देख के? वाइन और ऑलिव प्रेस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस क्रिएट किया था 1430s में। कहां पे? जर्मनी, स्ट्रेचबर्ग में, ठीक है। तो फर्स्ट बुक क्या था? गुटेनबर्ग ने क्या प्रिंट किया था? पहला बुक। गुटेनबर्ग प्रिफर परफेक्टेड हिज सिस्टम बाय 1448 में उसका जो सिस्टम है वो परफेक्ट हो गया। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज बाइबल, ठीक है। और 3 साल में, उसके बाद 3 साल के अंदर ही 180 कॉपीज ऑफ बाइबल्स पब्लिश हो गया। अभी के हिसाब से तो बहुत कम लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा डेंजर, मतलब खतरनाक अचीवमेंट था। 180 कॉपीज 3 साल में। द बूम बिटवीन 1450 टू 1550, ये 100 साल के अंदर प्रिंटिंग प्रेसेस वेर सेट अप अक्रॉस यूरोप। पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप हुआ। बुक प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम 20 मिलियन कॉपीज इन द लेट 15th सेंचुरी टू 200 मिलियन इन द 16th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी के लास्ट में 20 कॉपीज, ये बढ़ के 16th सेंचुरी लास्ट में 200 मिलियन कॉपीज में बढ़ गया। देखिए 100 साल के अंदर ही 20 मिलियन में से 200 मिलियन तक बढ़ गया बुक का प्रिंटिंग, बुक का प्रोडक्शन। मैनुअल इन्फ्लुएंस अर्ली प्रिंटेड बुक्स ऑफन इमिटेट मैन्युस्क्रिप्ट्स विद स्पेसेस लेफ्ट फॉर हैंड पेंटेड बॉर्डर्स एंड इलस्ट्रेशंस फॉर वेल्दी बायर्स। तो पहले का जो प्रिंटिंग बुक था, यहाँ पे मान लीजिए प्रिंटिंग चीजें है, तो यहाँ पे हाथ से लिखने के लिए जगह छोड़ दिया गया था, तो हैंड रिटन चीजों के लिए बॉर्डर छोड़ा गया था, ठीक है। अर्ली प्रिंटेड बुक्स में ये हुआ था। फिर आता है प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड न्यू रीडिंग पब्लिक। तो प्रिंटिंग बुक बढ़ता गया, पढ़ने लिखने का मतलब लोग भी बढ़ गए जो पढ़ लिख सकते थे। रीडिंग हैबिट बढ़ गया लोगों के बीच में। शिफ्ट इन कल्चर प्रिंट ट्रांसफॉर्म द lives ऑफ पीपल चेंजिंग देयर रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। बुक और लोगों के बीच में एक रिश्ता मजबूत होता गया। ऑरल टू रीडिंग, पहले जब बुक वगैरह ज्यादा नहीं थे तो लोग सिर्फ सुनते थे। प्रीवियसली कॉमन पीपल लिव्ड इन एन ऑरल कल्चर, हियरिंग स्टोरीज, बैलाड्स। सुनते थे। हम जब छोटे थे तो दादी हमको क्या सुनाती थी? कहानियां, है ना। तो बाद में हमने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे पहले क्या था? ऑरल तरीके से लोग सुनते थे, बोलते थे, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन बाद में प्रिंट ब्लर्ड द लाइंस एज बुक्स वर ऑफन रीड एट द गैदरिंग सो इलिटरेट कुड एंजॉय देम। बाद में गैदरिंग में जो पढ़ भी नहीं सकते थे, उसमें गैदरिंग्स में लोग प्रिंट बुक्स मतलब बोलने लगे ताकि सब लोग सुन सके। तो ऑरल टू रीडिंग, पहले सिर्फ ऑरल तरीके से होता था, फिर लोग रीड करने भी लगे, ठीक है। रिलीजियस डिबेट चला उस समय, रिलीजन के ऊपर डिबेट करके लोगों ने लिखना शुरू किया। प्रिंट हुआ वो चीज। प्रिंट अलाउड फॉर द वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। आपका जो आइडिया है आपने प्रिंट किया, मेरा जो आइडिया है मैंने प्रिंट किया, ये चला उस समय। In 1517, Martin Luther wrote his 95 theses criticizing the Roman Catholic Church, which led the Protestant Reformation. तो 1517 में 95 theses लिखा था मार्टिन लूथर ने। किसको क्रिटिसाइज करके? कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च को क्रिटिसाइज करके, ठीक है। तो दो हिस्सों में लोग बांट गए। एक मार्टिन लूथर को सपोर्ट करते थे, एक रोमन चर्च को सपोर्ट करते थे। जो मार्टिन लूथर जी को सपोर्ट करते थे उन लोगों को क्या बोला गया? उन लोगों से क्या शुरू हुआ? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ? फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट
एक फियर की तरह बन गया। जो पहले तो कोई यूज भी नहीं करना चाहता था, अब प्रिंट एक डर का कारण बन गया। Authorities feared that uncontrolled printing would spread rebellious and religious thoughts. तो जो अथॉरिटी थे, जो बड़े बड़े उस समय का मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे, चर्च वगैरह या बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का ये फियर हो गया कि प्रिंटिंग अब क्या करेगा, लोगों के बीच में रेबेलियस और इरेलिजियस थॉट बढ़ाएगा। ठीक है, लोग पढ़ करके नए नए चीजें पढ़ के क्या बनेंगे, रेबल बनेंगे। तो रोमन चर्च began maintaining an index of prohibited books in 1558। तो 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया, एक प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स शुरू किया, जहां पे उन लोगों को लगा कि ये बुक लोगों के लिए बुरा है, तो उन लोगों ने उसका बैन लगाना शुरू किया। ठीक है, फिर द रीडिंग मैनिया एंड द एनलाइटमेंट। रीडिंग मैनिया ये क्या है, तो उस समय क्या हुआ, लिटरेसी सर्च। By the 18th century, literacy rates in Europe reached 16-80%, creating reading mania। तो जब पहले तो प्रिंटिंग जब शुरू हुआ था, बहुत लोगों को पढ़ना नहीं आता था, फिर पिक्चराइज पिक्टोरियल बुक्स, पिक्चर बुक में पिक्चर ज्यादा थे ताकि पिक्चर देख के या लोग समझ सके। ठीक है, धीरे धीरे लोगों के बीच में जो एडुकेशन है वो बढ़ता गया, लोग इलिटरेट से लिटरेट बनते गए, तो लिटरेसी रेट्स 60-80% तक बढ़ गया बाय द 18th सेंचुरी। पॉपुलर फॉर्म्स, पेडलर्स सोल्ड चैप बुक्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पेडलर्स क्या करते थे, चैप बुक्स जो सस्ती थी, ठीक है, जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम था, वो बेचा था पेडलर्स ने। चीप बिलियोथेक ब्लू बुक्स इन फ्रांस। फ्रांस में ऐसे ही सस्ता चीप बिलियोथेक ब्लू बुक्स बेचना शुरू किया था, ताकि ऑर्डिनरी रीडर्स का भी हेल्प हो जाए। सब लोग उस समय बुक्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि बुक्स का प्रोडक्शन मतलब पढ़ने वाला लोग बहुत ही ज्यादा था, तो सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था, तो प्राइस भी क्या हो गया था उस समय, ज्यादा हो गया था। तो पेडलर्स ने चैप बुक्स इंग्लैंड में बेचा ऑर्डिनरी रीडर्स के हेल्प के लिए, तो फ्रांस में ये बेचा, ठीक है, ऑर्डिनरी रीडर्स को। फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस, उसी समय डिस्कवरीज ऑफ आइजैक न्यूटन, तो न्यूटन साहब आ गए, एप्पल गिर गए न्यूटन साहब के पास, तो फिजिक्स वगैरह डेवलप होने लगे उस समय। तो उस समय साइंस का जो आइडियाज है, आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स लाइक, तो फिलोसॉफीज का आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, ये सब फिलोसोफर्स लाइक वोल्टेयर, रूसो, इन लोगों ने भी अपना आइडिया, ये सब प्रिंट होने लगे। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने अपना आइडिया प्रिंट किया, रूसो ने अपना आइडिया प्रिंट किया, तो ये सभी प्रिंट होने लगे, प्रोमोटिंग रीजन एंड रेशनरी ओवर ट्रेडिशन, रेशनलिटी। तो अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग बढ़ते गए। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, historians argue that print culture created conditions for the French Revolution by popularizing Enlightenment ideas and mocking the morality of the royalty। तो लोग जब बढ़ते गए, लोगों का नॉलेज बढ़ता गया, तभी लोगों के बीच में ये लोगों को ये महसूस हुआ कि ये रॉयलिटी हमको क्या कर रहा है, हमको दबा रहा है। तो लोगों के बीच में नेशनलिज्म ग्रो हुआ। तो हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि प्रिंट कल्चर आने के बाद जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उसी से लोगों के मन में नेशनलिज्म ग्रो हुआ, और बाद में हमको इसका इफेक्ट कहां पे देखने को मिला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर ने क्या किया, एनलाइटमेंट किया आइडियाज का। ठीक है, तो 19th सेंचुरी इनोवेशंस, 19th सेंचुरी में क्या इनोवेशन हमको देखने को मिलता है, न्यू कैटेगरीज ऑफ रीडर्स, तो नया कैटेगरी का रीडर्स हमको देखने को मिलता है। प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी, तो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मेकिंग चिल्ड्रन की मार्केट, द ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स, वोमेन राइटर्स उस समय आया बहुत ही ज्यादा, वोमेन बिकम इंपॉर्टेंट रीडर्स, वोमेन ने पढ़ना शुरू किया, वोमेन ने लिखना शुरू किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बन गए उस समय। एग्जाम्पल जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वोमेन विथ स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी। तो स्ट्रेंथ बढ़ गया, वोमेन का पर्सनैलिटी ग्रो हुआ। ठीक है, वोमेन सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं है,
वोमेन भी हर काम कर सकते हैं मैन की तरह। तो प्रिंट कल्चर आने के बाद ये भी हमको देखने को मिला। टेक्निकल एडवांसेस, सिलिंड्रिकल प्रेस आया उस समय, परफेक्टेड बाय रिचर्ड एम हो, कैपेबल ऑफ 8000 सीट्स पर आवर। एक 1 आवर में 8000 सीट्स आप प्रिंट कर सकते थे। ऑफसेट प्रेस कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट वंस। 6 कलर में, एक बार में 6 कलर में प्रिंट कर सकते थे ऑफसेट प्रेस। Paperbacks to sustain sales during the Great Depression, publishers brought out cheap paperback editions। तो paperback editions उसी समय आया, जो हम किताब पढ़ते हैं ना, उसी समय आया ये paperback editions। इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट था? इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। Manuscripts. India had a rich tradition of handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian and vernacular languages on palm leaves and handmade paper। पहले से ही इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का ट्रेडिशन चल ही रहा था। संस्कृत में, पर्शियन में, वर्निकुलर लोकल लैंग्वेजेस में, यह सब पहले से ही चल रहा था। हमारा तो कितना पुराना स्क्रिप्चर्स है, रामायण, महाभारत, ये सब है ना, वेद वगैरह ये सब। तो पहले तो पाम लीव्स में लिखते थे लोग, हैंडमेड पेपर में लिखते थे। फिर अराइवल ऑफ प्रेस, इंडिया में प्रेस कब आया? द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा। गोवा में पहली बार आया प्रिंटिंग प्रेस। किसने लाया था? पोर्टुगीज ने, पोर्टुगीज मिशनरीज ने मिड 16th सेंचुरी में लाया था। ठीक है। फिर अर्ली जर्नलिज्म, तो इंडिया में जर्नलिज्म शुरू हुआ। इन 1780 जेम्स ऑगस्टस हिक्की बिगेन एडिटिंग द बेंगल गैजेट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बेंगल गैजेट पब्लिश किया 1780 में, अ प्राइवेट इंग्लिश वीकली इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। तो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इंग्लिश वीकली निकाला गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। पहला पेपर इंडिया का बेंगल गजेट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस रिफॉर्म, इंटेंस डिबेट्स ओवर इश्यूज लाइक सती एंड आइडियोलिटी कैरिड आउट इन प्रिंट। तो उस समय हमारा जो लोग है, हमारे जो मॉडर्न लोग थे, मतलब मॉडर्न सोच के लोग थे, उन लोगों ने अपना आइडिया लिखा था उस समय। राम मोहन रॉय जी ने पब्लिश किया था संवाद कौमुदी 1821 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सती सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ लिखा था उन्होंने। आइडोलेट्री के खिलाफ लिखा था। वाइल हिंदू ऑर्थोडॉक्स पब्लिश समाचार चंद्रिका टू अपोज हिम। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने उनको अपोज भी किया, क्योंकि वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ में थे हमेशा। तो ये सब चला था। ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन इन इंडिया, द नोबेल लिखना शुरू किया। द इंडियन नोबेल emerged to cater the readers interest in their own lives and experiences। तो इंडियन नोबेल भी निकला उस समय। विजुअल कल्चर, पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस माइथोलॉजिकल इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। तो राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर ने माइथोलॉजिकल इमेजेस का सर्कुलेशन किया। ठीक है, उसी समय। वुमेन का लाइफ और ज्यादा अच्छा हो गया। वुमेन्स लाइक राज सुंदरी देवी रोट अमर जीवन एंड ताराबाई शिंदे रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ कन्फाइनमेंट एंड द इनजस्टिस दे फेस। तो वुमेन को जो इनजस्टिस महसूस हुआ था उस समय, ठीक है, तो उसके ऊपर उन लोगों ने लिखा था। राज सुंदरी देवी जी ने ये लिखा था, ताराबाई शिंदे जी ने लिखा था। ठीक है। कास्ट एंड प्रिंट, ज्योतिबा फुले ने लिखा था गुलामगिरी 1871 कास्टिज्म के ऊपर, टू हाईलाइट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो अपर क्लास लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंसेस था उस समय, कास्टिज्म जब जो चल रहा था, उसके ऊपर लिखा था ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1878 में। बाद में अंबेडकर और पेरियर ने भी एडवोकेट किया था दलित राइट्स के ऊपर लिख के। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिला था। फिर आता है प्रिंट एंड सेंसरशिप इन इंडिया। ये क्या है? अर्ली कंट्रोल, इनिशियली द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंसर्ड इंग्लिशमैन क्रिटिकल ऑफ मिसरूल। ठीक है, तो ये इतना काम नहीं। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो उस समय लोग ब्रिटिश के खिलाफ लिख रहे थे, पेपर वगैरह में, पेपर में, मैगजीन में लिख रहे थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया? वर्निकुलर प्रेस एक्ट निकाला 1878 में, मॉडल एट आयरिश लॉज। आयरिश लॉ को देख करके ये निकाला था। इट गेव द गवर्नमेंट एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड सीज मशीनरी इफ कंटेंट वाज डीम्ड सेडिशंस। ब्रिटिश को अगर लगता है कि ये हमारे ये
कुछ हमारे खिलाफ है तो ब्रिटिश क्या कर सकते हैं, उसको सेंसर लगा सकते हैं, उसको बैन कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। ये ब्रिटिश को ये राइट है, ठीक है। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, तो नेशनलिस्ट ने इसका रिस्पॉन्स में क्या बोला, डिस्पाइट रिप्रेशन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू, तो फिर भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बढ़ता ही गया। बाल गंगाधर तिलक रोट सिंपैथेटिकली अबाउट रिवॉल्यूशनरीज इन हिज केसरी, बाल गंगाधर जी का ये पेपर था केसरी, लीडिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908, इसके ऊपर उनको जेल में भी डाला गया 1908 में। गांधी ऑन प्रिंट, गांधी जी भी आ गए प्रिंट में। 1922 में गांधी emphasized the fight for Swaraj was as its course a fight for the liberty of the press and speech, तो गांधी जी ने बोला कि तो स्वराज के फाइट के लिए हमको क्या चाहिए, प्रेस में लिबर्टी चाहिए, प्रेस में हमको फ्रीडम होना चाहिए, स्पीच में हमको फ्रीडम होना चाहिए, ये सब हमको चाहिए। तो ये भी गांधी जी ने बोला था, ठीक है। तो इसी में हिस्ट्री समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है।